मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव पे स्टडी पर। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक और शानदार तैयारी कर रहे हैं। अब आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और टीसीएस कंपनी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, जो कि सेंट्रल लेवल एसएससी, सीजीएल, एलडीसी, एमटीएस ये सभी का एग्ज़ाम टीसीएस ही लेती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक नया बुक ला रहे हैं, जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक बिल्कुल नए पैटर्न पर टीसीएस द्वारा जितने भी प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न बताएंगे और इस तरह से स्टडी करवाएंगे कि आपको 75 में से 72 मार्क्स लाने की ज़बरदस्त तैयारी करवाएंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसे टीसीएस का फेवरेट प्रश्न होता है, जिसे बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, वो सभी प्रश्न बताएंगे। और मैं खुद एसएससी का ही स्टूडेंट रहा हूँ और मेरा एसएससी में ही सिलेक्शन हुआ है और वर्तमान में एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एमपी में पोस्टेड हूँ। और संभवतः ये जो नई सीरीज़ है टीसीएस वाली वो 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ आप लोग भूल कर भी मिस नहीं कीजिएगा और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एसएससी जो जितने भी एग्ज़ाम होता है उसमें एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एलडीसी या तो बिहार एसएससी इंटर लेवल, सीजीएल और रेलवे के सभी एग्ज़ाम के आप खोपड़ी में छेद करने के लिए पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये है पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। बाकी पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल हिस्ट्री समाप्त कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट 3 वीडियो। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो गांधी जी द्वारा ये समाचार जो पत्र शुरू किया गया था वो है इसमें यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। ये जो प्रश्न है इस टाइप के काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है, ठीक है। गांधी जी से जो पत्रिका है, पुस्तक है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था, एक तो यंग इंडिया हो गया, फिर हरिजन पूछे कि हरिजन पत्रिका के संपादक तो गांधी जी हो जाएगा, नवजीवन पत्रिका के संपादक गांधी जी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादक तो गांधी जी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार फिर समझिए, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन ये सभी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो गांधी जी थे, ठीक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ ये पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गांधी जी। और हिंद स्वराज के लेखक गांधी जी, ग्राम स्वराज के लेखक गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के लेखक गांधी जी, मेरे सपनों का भारत के लेखक इनका भी लेखक गांधी जी है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इनको नोट कर लीजिएगा ताकि दोबारा पढ़ के आप हमेशा हमेशा के लिए याद कर लें, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन ही रखा गया था। हरिजन बंधु का नाम बदलकर हरिजन रखा गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है, जैसे कि यंग इंडिया यहाँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि न्यू इंडिया के संपादक कौन है, ठीक है, तो न्यू इंडिया में भी कन्फ्यूजन है, 2 है, क्योंकि न्यू इंडिया जो है अगर पूछे कि अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संस्थापक कौन थे तो वो थे बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संस्थापक बिपिन चंद्र पॉल थे। और न्यू इंडिया दैनिक किसने शुरू किया था? तो वो किया था एनी बिसेंट ने, ठीक है। या तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो था एनी बिसेंट, ठीक है। यानी कि ध्यान देना कि ये कि अंग्रेजी साप्ताहिक अगर बोल दे कि न्यू इंडिया के संस्थापक कौन था तो हो जाएगा बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है ना। और न्यू इंडिया दैनिक जो समाचार पत्र है और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। बात आइए गांधी जी की। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था गांधी जी का? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ठीक है। अब इनका जो जन्म तिथि है ना 2 अक्टूबर, यहाँ से एक दिवस पूछा जाता है और इनका जो मृत्यु हुआ 30 जनवरी के, यहाँ से एक भी दिवस पूछा जाता है, ठीक है। वो 2 अक्टूबर को कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी गांधी जी के बारे में और भी जितना हो सके तो आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था?
तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न याद रखना है। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ये अक्सर रिपीट होते रहता है। ठीक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये अभी देखिएगा आप, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ अगस्त में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वो था WC बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है जिससे कई प्रश्न होता है एग्जाम में पूछा जाता है, और ये निश्चित रूप से आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक परीक्षा में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, और नोट किए होंगे तो ध्यान से सुनिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, 1885 को। अब 1885 को यहीं से 2-3 प्रश्न आ जाएगा, क्या कि स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। और 1885 में जब स्थापना हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, है ना। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88, यानी कि बीच में हुआ 1885 में, तो लॉर्ड डफरिन हो गया इनके जो उस समय वायसराय था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट है, लेकिन यही पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे? तो एकमात्र अधिवेशन जब गांधी जी अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो पहला कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था? तो वो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहला गांव में अधिवेशन जो हुआ था फैजपुर में हुआ था। ठीक है, 1937 में महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से 2-3 प्रश्न और महत्वपूर्ण है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, BPSC में भी कई बार रिपीट हुआ है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। ठीक है, दोनों प्रश्न याद रखना है, यानी कि कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन बिहार में? तो वो था पटना के बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और 1912 के अध्यक्ष कौन थे? तो RN माधोलकर थे। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो जाता है यहाँ, एक ही जगह से 3 प्रश्न, ये आपको याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ? तो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में, यानी कि 12-10-22, ठीक 10 साल के बाद 22 में हुआ था। और इस समय जो कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था, है ना। दूसरा जो अधिवेशन गया में हुआ था 1922 में। और 1922 का जो है गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो वो था चित्तरंजन दास। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेट कर लेना है और कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, पहले के अध्यक्ष जो था बिहार वाला, पटना के बांकीपुर वाला, वो था RN माधोलकर, है ना। पटना के बांकीपुर वाला RN माधोलकर। और 2000 जो 1922 में हुआ था गया में, इसका था चित्तरंजन दास। तो रिलेट ऐसे करना है कि 22 दास, यानी कि 1922 वाला चित्तरंजन दास थे अध्यक्ष। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो महामना के नाम से जाना जाता था मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता था। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यही थे, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी मिला था। कब? 2014 में मिला था इनको, और एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों को साथ में मिला था भारत रत्न 2014 में। ठीक है, अब रही बात लाला लाजपत राय की, तो शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और लाला लाजपत राय को ही लाठी से चोट खाने पर क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गया था। और जो साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व किसने किया था?
तो लाला लाजपत राय ने ही किया था। और इनको लाठी पुलिस के डंडे क्या है, इनको मारा गया था, है ना। इनका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे जब साइमन कमीशन का, तो इनको पुलिस द्वारा पीटा गया था और इनको बाद में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनका एक पुस्तक है, क्या है, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए, पुस्तक का नाम याद रहेगा। जैसे कि इनको लाठी खाने से इनकी मृत्यु हो गई थी, तो लाठी खाने से मृत्यु हो गई थी, यानी कि ये क्या हुआ था, जो भारत है पूरा अनहैप्पी हो गया था, यानी कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बात हो जाती है किसकी? ये बाल गंगाधर तिलक की। तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और इसी तरह कन्फ्यूजन होता है लोकनायक, तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। तो थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे इसको। बाल गंगाधर तिलक को क्या है? लोकमान्य कहा जाता है, यानी कि किसी को अगर मान सम्मान करते हैं ना तो तिलक लगा कर करते हैं, तो लोकमान्य हो जाएगा तिलक, ठीक है। और लोकनायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। और केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। नेक्स्ट है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, ठीक है। यहाँ 1922 लिखा है, लेकिन स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। और किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें कौन कौन? एक मोतीलाल आ रहा है, एक चित्तरंजन दास, ठीक है। तो चित्तरंजन दास से और भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपको बताए थे। बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में, तो 22 का अध्यक्ष कौन था? दास, है ना, चित्तरंजन दास थे। अच्छा, इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चित्तरंजन दास ही थे। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, देश बंधु है। इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आएगा दीन बंधु। तो दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है CF एंड्रयूज को, है ना। दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रयूज को, CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो और याद रहे आसानी से, तो करना क्या है, देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को, यानी कि देश दास, देश दास, देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु हो जाएगा CF एंड्रयूज, दीन बंधु CF एंड्रयूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और बात कर लेते क्या, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको मालूम है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और जो 1929 का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और गांधी जी के बारे में आपको मालूम है, गांधी जी के बारे में आपको मालूम है, जैसे सारे पुस्तक आपको बताए थे अभी गांधी जी का, जो कि यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? गांधी जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ये पुस्तक के लेखक कौन थे? ये सभी गांधी जी थे, ठीक है। ये अबुल कलाम आज़ाद के बारे में क्या रिवीजन करना है आपको? तो अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो ये भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री यही थे, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और किन के जन्म दिवस पर? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम का जन्म जो हुआ था 11 नवंबर 1888 में हुआ था, है ना, 1888। तो 1888 में अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और इनका एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ठीक है। इसको याद ऐसे रखना है, इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद, ठीक है। फ्रीडम का हिंदी होता है आज़ाद। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा फ्रीडम मीन्स आज़ाद, यानी कि अबुल कलाम आज़ाद, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक
अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था। तो पाकिस्तान नाम दिया था, आपको मालूम है, ये रहमत अली ने दिया था ना, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है, इस टाइप से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो अलग पाकिस्तान की मांग किया गया था 1940 में। 1940 में जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग का, ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, तो उसी समय अलग पाकिस्तान की मांग किया गया था। और 1940 का जो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और 1932 की बात आई यहाँ, तो 1932 की बात आई तो 1932 में और क्या होता, पूना पैक्ट है ना। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी। तो इंदिरा गांधी द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 1975। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपात से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर सबको रिवीजन करेंगे। जिससे राष्ट्रीय आपात काल जो लगा था 1975 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद। अब आपात की बात करें तो यह 3 अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है। आपके भी एग्जाम में आएगा निश्चित रूप से। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहता है, कभी भी एग्जाम हो ये सब क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 360 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात जो है ये भारत में अब तक कितनी बार लगा है, तो ये 3 बार लगा है। कब कब लगा था, 1962, 1971 और 1975 में लगा था, 3 बार। ठीक है, अच्छा, ये जो राष्ट्रपति शासन है बिहार में अब तक कितनी बार लगा है, तो बिहार में अब तक 8 बार लगा है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वित्तीय आपात कितनी बार लगा है, तो वित्तीय आपात अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो अनुच्छेद याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल पूछ दे तो जो हो जाता है अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि राष्ट्रीय आपातकाल जब 1975 में लगा था, वो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगा था, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 78 तक था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था, तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में। मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, मुंडा विद्रोह हो गया ना, इसी तरह आपको विद्रोह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो वो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि याद रखना है। जैसे कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ, झारखंड में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में हुआ था, अहोम असम में। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। और सन्यासी विद्रोह भी बंगाल और बिहार का एरिया में हुआ था। और सिपाही विद्रोह मेरठ में हुआ था। कूका आंदोलन जो हुआ वो पंजाब में हुआ था। और बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना था। ठीक है, तो एक बार फिर समझिए, मुंडा विद्रोह झारखंड, मोपला विद्रोह केरल, अहोम असम, पागलपंथी बंगाल, सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार, सिपाही विद्रोह मेरठ में, और कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे थे। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, करम शाह ने किया था। इसको रिलेट ऐसे कर लेना, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह ने किया था, जो कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। तो ऐसे रिलेट कर लेना कि पागल किसी का बेचारा का कर्म खराब था, जो कि पागल हो गया है ना, वो पागल था, उसका कर्म खराब था, यानी कि पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह। ठीक है, तो याद रखना है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको याद भी रहेगा, पागल यानी कि कर्म खराब था, है ना। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह ने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो यहाँ मालूम हो गया राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, अच्छा, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और आनंद मठ के रचयिता कौन है,
तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, और राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत का समय जो अवधि है वो कितना है? तो वो है 65 सेकेंड है। ठीक, और बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गान का, तो वो क्या है? जन गण मन है। और जन गण मन जो गाने का समय है वो कितना है? तो 52 सेकेंड है। ठीक, और राष्ट्रगान को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय गीत को गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, और राष्ट्रगान को 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आई है कौन? ये अरविंद घोष। तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन था? अरविंद घोष ही था। सावित्री पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। ठीक है, आगे यह है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पहला भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो यही रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए ही उपन्यास में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, गीतांजलि उपन्यास के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहला भारतीय है, और एशिया में भी ये पहला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो आपको बताए थे गांधी जी एकमात्र बेलगांव अधिवेशन 1924 में ये अध्यक्ष बने थे। बेलगांव का है, कर्नाटक में। ठीक है, तो ये बता दिया आपको। और जैसे कि आपको ये भी बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन सा था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरा आपको डिटेल में बता चुके हैं। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया गया था? वो किया था रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। रास बिहारी बोस ने जापान के टोक्यो में किया था। ठीक है, अच्छा, सिंगापुर में 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन फिर समझिए। सिंगापुर में 1943 में 1943 है ना, 1943 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सिंगापुर में 1942 में 42 में अगर बोल दे 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसी का फिर 1943 में नेतृत्व किसने करने लगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी करने लगे थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। ठीक है, 23 जनवरी 1897 में। 1897 से एक चीज़ दिमाग में याद आ रहा है कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था? जो स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो 1897 में ही रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, और इसी 23 जनवरी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था ये उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, और करेंट अफेयर में भी याद रखना है आपको कौन सा, कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखना है इसको कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला है किसको? तो 60 पैराशूट है ना, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है ना, तो इस संस्था को मिला है। एक हॉस्पिटल का नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। नेक्स्ट है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो भारत में पहला जो है अंग्रेजी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। क्योंकि भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? बंगाल गजट था। तो बंगाल गजट का संपादक कौन था जी? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ही था। ठीक है,
यहाँ पर ये सब भी क्या है, कतई जहर प्रश्न है, जो कि एग्जाम में हमेशा आते रहता है। ये सब सदाबहार प्रश्न है, आपको निश्चित रूप से हर बार देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कई प्रश्न आपसे बन जाता है, जैसे कि भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट हो गया, उसके संपादक कौन हो गया, बंगाल गजट का तो जेम्स अगस्टस हिक्की हो गया। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो उदंत मार्तंड। पहला हिंदी समाचार पत्र भारत का उदंत मार्तंड था। और उदंत मार्तंड का प्रकाशन किसने किया था, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था, ठीक है, याद रखना है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। अच्छा, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो कि दैनिक था वो था बिहार बंधु, ठीक है, याद रखना है, बिहार बंधु। और बिहार का जो पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, ये किसने शुरू किया था, तो केशव राम भट्ट ने किया था 1872 में। केशव राम भट्ट ने किया था 1872 में। अब 1872 जैसे आया दिमाग में तुरंत आ गया होगा, क्या आ जाना चाहिए, है ना, इस तरह से आपको पढ़ाई करना है कि तुरंत आ जाना चाहिए कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है। तो बात करते हैं फिर यहीं पे कि बिहार का जो पहला हिंदी समाचार पत्र है बिहार बंधु, है ना, इसका शुरू किया था केशव राम भट्ट ने 1872 में। अच्छा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र पूछे तो हो जाएगा द बिहार हेराल्ड, है ना, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड है, जिसे शुरू किया था किसने, गुरु प्रसाद सेन ने किया था 1875 में, है ना, 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे, ये भी प्रश्न क्या है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, हमेशा पूछा जाएगा। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो वो था पुर्तगाली, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाली, ठीक है। और भारत आने वाला जो पुर्तगाली था उसके बाद कौन आया था, डच आया था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच, है ना। फिर से समझिए, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच आया था, ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली तो आया था पहला, लेकिन भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तो वो था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत आया था। अब 1498 में भारत कहाँ पर आया था, तो केरल के कालीकट पर आया था। और केरल के कालीकट पर स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था, ठीक है। एक प्रश्न वास्को डी गामा से ये भी आता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। अच्छा, भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो डी अल्मेडा था। और एक प्रश्न अगर ये आता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो डी अल्बुकर्क था, ठीक है। देखिए, पहला गवर्नर पूछे तो हो गया डी अल्मेडा, ठीक है, याद रखना ये सब प्रश्न, डी अल्मेडा। लेकिन पूछे कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो हो जाएगा डी अल्बुकर्क, डी अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो केरल के कोचीन में किया था, है ना। पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना ये किया था केरल के कोचीन में स्थापित किया था, ठीक है। और पुर्तगाली ने, और अंग्रेज कहाँ किया था, तो सूरत में किया था। और फ्रांसीसी ने पहली फैक्ट्री भी स्थापित कहाँ किया था, सूरत में किया था, ठीक है। तो याद रखना है, पुर्तगाली कोचीन में और अंग्रेज और फ्रांसीसी सूरत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर काफ़ी हार्ड प्रश्न जो आता है कि पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को, है ना, पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को 1662 में पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर किस भारतीय शहर को दहेज के रूप में उपहार में दिया था, तो मुंबई को उपहार में दिया था, ठीक है। तो बस सिंपल छोटा सा प्रश्न याद रखना है कि पुर्तगालियों ने अंग्रेज को कौन सा शहर दहेज में दिया था, तो मुंबई को दहेज में दे दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पुर्तगालियों से गोवा को कब मुक्त कराया गया था, तो 1961 में, ना, पुर्तगालियों से गोवा को कब मुक्त कराया गया था, 1961 में कराया गया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किया था, तो ये किसने किया था, सती प्रथा को रीति को अवैध घोषित किया था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ना। सती प्रथा का अंत किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है। सती प्रथा में क्या होता था, ये इसमें जीवित विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था,
ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। अच्छा, सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, ठीक है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी आता है इनसे कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही बनाया था, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है सती प्रथा हो गया, और आपको बता दिए थे क्या, ठगी प्रथा को भी समाप्त इसने किया था। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आएगा, दास प्रथा। दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो वो भी यहीं पे रिवीजन कर लेना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कभी। दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो, है ना, 1843 में किया था, लॉर्ड एलन बरो ने किया था, ठीक है। तो वो ब्रिटिश गवर्नर कौन था? लॉर्ड एलन बरो। 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था, कहाँ? तो कोलकाता में खोला गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी ध्यान रख लेना है कि प्रथम विश्वविद्यालय जो खोला गया था भारतीय विश्वविद्यालय कब? 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। अब ये किसके समय खोला गया था? तो ये हो जाएगा कौन? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 तक था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग क्या? पहले भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। अब यहाँ पर विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय के बारे में जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि विश्व का अगर पहला विश्वविद्यालय पूछे तो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था, ठीक है। और देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय से मालूम, अभी आपको बिहार जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया था कि एक तो ऐसे पूछ लिया गया था कि विक्रमशिला किस जिला में है? तो कहाँ हो जाएगा? भागलपुर में। फिर पूछ लिया था दूसरे शिफ्ट में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो वो भी भागलपुर में हो जाएगा। तो इससे क्या रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय पूछे किस जिला में है? तो नालंदा हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिला में है? तो भागलपुर में हो जाएगा। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो याद रखना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों को नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने किया था। और आपको हमेशा याद रहे तो इसको रिलेट ऐसे करिए कि बख्तियार खिलजी का नाम कि जो बख्तियारपुर स्टेशन है, जो बख्तियारपुर जंक्शन है पटना से पहले, उसका नाम जो है ये बख्तियार खिलजी के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। तो यही बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये दोनों को नष्ट किया था, ठीक है। अच्छा, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था, ठीक है। अब पटना विश्वविद्यालय जब भी आए तो पटना हाई कोर्ट का हमेशा रिवीजन कर लेना, ठीक है। जब पटना हाई कोर्ट का कभी आपको पढ़ने को मिले तो पटना विश्वविद्यालय के साथ में रिवीजन कर लेना है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था, ठीक है। तो दोनों लगातार हुआ था, इसलिए दोनों को रिवीजन कर लेते हैं तो आसानी से याद रहेगा। पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में, ठीक है। वो किसके समय? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से 1905 तक था, है ना। उसी समय बंगाल विभाजन भी हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में हुआ था। 1904 में ही एक और घटना हुआ था, क्या? अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश संसद प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो ब्रिटिश संसद प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी ने बना था, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी से आपको याद रखना है सभी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी। यानी कि इसको घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश संसद मतलब कि ब्रिटिश सांसद चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे।
अच्छा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नेहरू ने ही लगाया था 1867-68 में, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया लगाया था ये? तो अनुमान लगाया था उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था, ठीक है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को ही कहा जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत का वयोवृद्ध महिला किसे कहा जाता है, तो वो है अरुणा आसफ अली, ठीक है। ध्यान रखना है, भारत का वयोवृद्ध महिला पूछे तो वह अरुणा आसफ अली है, ठीक है। अच्छा, इनसे एक प्रश्न ये आता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो ये दादा भाई नेहरू जी थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेहरू जी है। अच्छा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने ही दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है ये किस पुस्तक में इसका वर्णन है? तो यही जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, इसी पुस्तक में धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नेहरू जी ने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है दादा भाई नेहरू जी से। नेक्स्ट है, निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, 4 ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है। ये चारों को इसको सजाना है, तो इसको सजाने के लिए पहले क्या इनका ईस्वी जानना पड़ेगा। जैसे कि गांधी जी भारत वापस कब आए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1915। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। और आगे क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था ना, 1914 से 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। चंपारण सत्याग्रह बात करें तो 1917 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 1914 वाला, ठीक है। 1914 वाला यानी प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था, तो यानी ऑप्शन ये 3 वाला, ठीक है। तो इसको अब मिलाइएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका ईस्वी जानिएगा तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या, गांधी जी जो आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो इन्हीं का 9 जनवरी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लखनऊ समझौता की बात करते हैं, तो लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, इसी में नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था कब? 1916 के लखनऊ समझौता में ये, इसीलिए 1916 के अधिवेशन को लखनऊ समझौता कहा जाता है। जो नरम दल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, नरम दल और गरम दल 2 भाग में बट गया था और उसका मिलन हो गया था फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। इसे लखनऊ समझौता कहा गया है। और आपके आगे क्या दिया था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था, 1914 से 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, है ना। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो कई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था? तो नील खेती के विरुद्ध हुआ था, है ना, जिसमें कि नील की खेती 3 कट्ठे की 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे की नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है। और चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। अच्छा, गांधी जी की जान किसने बचाई थी? चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो बत्तख मियाँ ने जान बचाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था कब? 1905 में बंगाल विभाजन के समय, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था, ठीक है। ये वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है अपना, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और वंदे मातरम को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। अच्छा, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक? 1899 से 1905 तक था। अब इसके बीच में जो भी घटना हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में जो पारित हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन ही था। और वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो वंदे मातरम पहली बार 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान जो है जन गण मन पहली बार गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन जो है
ये भारत आया था किस लिए? तो मेन इसका काम था क्या? भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब लॉर्ड माउंटबेटन से क्या आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन से ही आता है ना क्वेश्चन कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही था। ठीक है ना, आज़ादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जान लेते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। सती प्रथा को समाप्त किया था विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा को समाप्त किया था विलियम बेंटिक। और दास प्रथा को समाप्त किया था एलन बरो ने किया था 1843 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो ये तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अब 1931 के कराची अधिवेशन, ठीक है ना, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और पहला जो है किस गोलमेज सम्मेलन में मतलब गांधी जी भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही 1931 में गांधी जी भाग लिए थे। और 1931 से और क्या याद रख सकते हैं कि 1931 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा किसके बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो ये क्या, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। 1947 से 1964 तक रहे थे, लगभग 17 साल। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया था कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अब 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अच्छा, बाल दिवस किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, और इनसे एक पुस्तक का प्रश्न आता है बार बार हमेशा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कब? तो हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और इनका जन्म, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिवान के जीरादेई में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनका है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तो यही वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है मैडम भीखाजी कामा को, है ना। इनसे दो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए आपको। भारतीय क्रांति का माता जो माँ है ये मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। और एक प्रश्न आएगा कि विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने ही फहराया था। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टटगार्ट में। जर्मनी के स्टटगार्ट में ये फहराया था पहली बार झंडा विदेश की धरती पर। ठीक है, कब? तो 1907 में, है ना, जब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, तो 1907 में ही मैडम भीखाजी कामा ने विदेशी धरती पर यानी कि जर्मनी के स्टटगार्ट में तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सरोजिनी नायडू यहाँ पर है। सरोजिनी नायडू से क्या याद रखना है? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो ये सरोजिनी नायडू ही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कि इनका, तो
कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थे? तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक है। भारतीय संविधान से, जो कि निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। काफ़ी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय संविधान। ठीक है। भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने दिया था। ठीक है, ध्यान रखना है और आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसी तरह एक प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो नाम भी एक ही जैसा है, ये एम.एन. रॉय है, उनका नाम था बी.एन. राव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, संविधान का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, लेकिन भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव था। सलाहकार कौन था? बी.एन. राव था। विचार दिया था एम.एन. रॉय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये संविधान ये हो गया। और बात करते हैं क्या, अच्छा, संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा था मालूम? संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश था अमेरिका। ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। पहला है अमेरिका का। ठीक है। और पहला वो लिखित संविधान पूछे तो हो जाता ब्रिटेन का। पहला लिखित संविधान अमेरिका का, लेकिन पहला सबसे मतलब कि विश्व का सबसे लंबा बड़ा लिखित संविधान है वो है भारत का। ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा को अंगीकार कब किया गया था? तो संविधान सभा को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 1949 को। अब यहीं से एक प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष में 12 दिन कम, है ना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो इनके बीच जो डिफरेंस है, पहला बैठक और अंगीकार कब किया गया था, इनके बीच जो डिफरेंस है, यही है वो डिफरेंस जो कि संविधान सभा बनने में, संविधान को बनने में समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डेट पहले याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक हो गया 9 दिसंबर 1946 और अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अच्छा, संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछे तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ठीक है। अब बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं कि संविधान का, भारतीय संविधान का वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और भारतीय संविधान का जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये बने थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। अच्छा, गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? तो ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन में बने थे। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने थे। एक 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बने थे, हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी, और दूसरी बार 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनसे ये भी पूछा जाता है कि 1939 में ये किनको हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सरोजिनी नायडू कब बने थे? सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, तो वो कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है।
अच्छा, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू। और दोनों ये उत्तर प्रदेश में ही बनी थी, ठीक है। मतलब भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी ये सुचित्रा कृपलानी, और पहली महिला राज्यपाल जो है ये भी सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे, और JB कृपलानी की पत्नी थी ये सुचित्रा कृपलानी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सुचित्रा कृपलानी किनकी पत्नी थी? तो JB कृपलानी की। अच्छा, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो वो थी सावित्रीबाई फुले, जो कि सावित्रीबाई फुले जो है ये ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, है ना। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी, ज्योतिबा फुले कौन? जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले की पत्नी जो थी सावित्रीबाई फुले, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका है। और भारत की पहली महिला स्नातक वो कौन है? तो कादम्बिनी गांगुली, ठीक है, याद रखना है। भारत की पहली महिला स्नातक है कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जितने भी प्रश्न बताएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में तो काफ़ी आपको ध्यान देना है, विशेष रूप से हर एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ध्यान देना आपको, और हर एक लाइन मेरे और हर एक प्रश्न पे आपको ध्यान रखना और याद रखना, ठीक है। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, यानी कि सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है कि प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया वो कौन थे? तो यही थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है। एक है पख्तून पत्रिका, पख्तून पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्या है, हार्ड प्रश्न में आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हार्ड प्रश्नों में कि पख्तून पत्रिका के संपादक कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। अच्छा, दक्षिण एक प्रश्न पहले ये रखिए याद कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक थे यही खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछा कि फ्रंटियर गांधी, तो ये हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान। दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न अगर आए तो ध्यान रखना, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो ये कौन है? लक्ष्मीबाई, है ना। तो काफ़ी इजी प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई को ही झांसी की रानी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो गया लक्ष्मीबाई, ठीक है। अब लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी में हुआ था 1828 में। 1828 में जब ब्राह्मण समाज की स्थापना हुआ था, यानी ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में, और झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई का जन्म भी 1828 में ही हुआ था। अच्छा, ब्राह्मण समाज की स्थापना हो गया 1828। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका, ठीक है, याद रखना मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? तो ये लक्ष्मीबाई ने ही किया था, ठीक है। झांसी की रानी पुस्तक के लेखक कौन था? तो वृंदावन लाल वर्मा थे, है ना। झांसी की रानी पुस्तक के लेखक वृंदालाल वर्मा थे, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अहिल्याबाई से क्वेश्चन याद है आपको कुछ? अहिल्याबाई कौन है? तो ये अहिल्याबाई ये थी मध्य प्रदेश की इंदौर की, ठीक है। और अहिल्याबाई ही विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है, फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है। गया में फल्गु नदी के किनारे है विष्णुपद मंदिर, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई ने ही करवाया था, ठीक है। अब जो फल्गु नदी है, ठीक है, फल्गु नदी जो गया में है, इससे बिहार पुलिस में अभी 2-3 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है फल्गु नदी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आया था कि महाबोधि मंदिर किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम है किस नदी पर बनाया गया है? तो फल्गु नदी पर ही बनाया गया है। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है? तो फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और पितृपक्ष मेला जो लगता है कहाँ? तो फल्गु नदी के किनारे ही लगता है, ठीक है। और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी भी कहा जाता है। और जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे ही हुआ था, यानी कि जो बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक